Hello everyone, welcome back to my channel Info Hub. Hope you all are doing well. So in this session I will going to tell you about the major events that occur in the French Revolution. But first let's revise what we have studied earlier. As I said that this revolution is happened in France in between 1789 to 1799 to overthrow the monarchy and to control of the government. Also, I told you about the causes of the French Revolution. They are political, social, intellectual, and the economic causes. So, let's start this session today about the timeline. So, first is Estates General. It formed in 5th May 1789. सो इस स्टेट जनरल में क्या होता है, तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और मीटिंग करते हैं. तो मीटिंग क्यों करते हैं, क्या एजेंडा होता है? एजेंडा होता है टू मेंटेन द फाइनेंशियल क्राइसिस. फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे क्योंकि बहुत सारी वॉर लड़ी गई थी और जिससे क्या हुआ कि जो है हमारे पे फाइनेंशियल बर्डन हो गया, तो हमें उसे रिपे करने के लिए टैक्स लगाना पड़ा और ये टैक्स जो है सिर्फ थर्ड स्टेट दिया करती थी. तो इस वजह से ये एस्टेट जनरल फॉर्म हुई. इसमें क्या होता है कि पहली मीटिंग बुलाई जाती है 175 ईयर्स में और तीनों स्टेट्स के डेलीगेट्स आते हैं 300, 300 एंड 600 फ्रॉम दी थर्ड स्टेट्स. तो थर्ड स्टेट क्या करती है, वो अपने आप को डिक्लेयर कर देती है कि वो नेशनल असेंबली है और फिर इसी वजह से लुई 16 उसे बाहर कर देते हैं उन डेलीगेट्स को उस असेंबली हॉल से. तो फिर ये क्या करते हैं, ये थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स जो हैं ये सब लोग जाते हैं पास के ही टेनिस कोर्ट में और वहाँ पे शपथ लेते हैं कि ये डिस्बैंड नहीं करेंगे जब तक इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है. तो ये असेंबली होती है मई में. तब जून में आते थे क्या होता है, पूरे फ्रांस में रिवॉल्ट शुरू हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि किंग ने जो है टैक्सेस लगा दिए हैं. तो इसी वजह से यहाँ पे रिवॉल्ट्स होते हैं. काफ़ी सारी ग्रेनरीज सामान ये सब लूटा जाता है और जो है लैंड रिकॉर्ड्स भी जला दिए जाते हैं. इस टाइम को कुछ हिस्टोरियन कंसिडर करते हैं कि ये ग्रेट फेयर का पीरियड है. क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस आ चुके थे, इकोनॉमिकली भी एंड दी सोशल एंड ऑल्सो दी पॉलिटिकल एज वेल. तो इन राइट्स को सपोर्ट करते हैं नेशनल असेंबली. क्यों? क्योंकि वो किंग के एक्शन से बहुत ही नाखुश थे. इससे क्या होता है, लॉ और ऑर्डर जो है वो टूट जाता है. फिर किंग जो है मिलिट्री को कहता है कि आप असेंबल में पेरिस में असेंबल हों और वर्सेलाइज के बाहर ही खड़े रहे. अब ऐसे क्या होता है, लोग जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं. उन्हें लगता है कि किंग ने मिलिट्री बुलाई है हमारे लिए क्योंकि हम रिवोल्ट कर रहे हैं. अब क्या होता है, वो लोग इतना ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वो जो एक किला होता है बेस्टाइल उसे वो जला देते हैं. क्यों जलाते हैं? क्योंकि वो मानते थे कि बेस्टाइल जो है ना एक शान है, फ्रांस की शान है. वो बहुत अच्छा पैलेस हुआ करता था किसी टाइम में. अब जो है वो प्रिजन यानी कि कैदियों के लिए जेल बन गया था. तो उन्होंने डिमांड करी कि आप सारे कैदियों को बाहर निकालें. अब उन्होंने बाहर निकाल दिया. तो लोग ऐसा क्या हुआ था कि वो उन्होंने बेस्टाइल के किले पर कब्ज़ा कर लिया या उसे जला दिया. क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें बताया गया था कि ऐसी अफवाह उड़ी थी कि वहाँ पे काफ़ी सारे वेपन्स है और उन्हें उस टाइम पे वेपन्स की ज़रूरत थी क्योंकि मिलिट्री जो है वो स्टेट में आ चुकी थी. इस वजह से उन्होंने क्या करा, सारे कैदियों को बाहर निकाला जो हालांकि बस 6 और 7 ही होंगे. तो उन्होंने वहाँ से बाहर निकाला, सारे जितनी भी हथियार थे उसे लूटा और ये आज भी इस डे को सेलिब्रेट करते हैं फ्रांस में एज अ बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इवेंट है नेशनल असेंबली जो फॉर्म हुई 1789 में और 91 तक. तो ये क्या करा, इन्होंने जो है फ्यूडलिज्म का एबॉलिश करा दिया. फ्यूडलिज्म क्या होता है, यहाँ पे जो है एक प्रोविंस में एक फ्यूडल लॉर्ड होता है और उसके अंडर काम करने वालों को स्लेव्स बोलते हैं. स्लेव जो है वो फ्यूडल लॉर्ड के अंडर होते हैं और फ्यूडल लॉर्ड जो है वो किंग के सबऑर्डिनेट होते हैं. तो यहाँ पे जो है इसको एबॉलिश कर दिया और सबके लिए यूनिफॉर्म टैक्सेस लगा दिया, यानी कि तीनों स्टेट्स के लिए सेम ही टैक्स होगा. इसी डर की वजह से क्या हुआ, जो नोबल्स थे वो यूरोप चले गए एज अ एमिग्रेंट, क्योंकि वो फ्रांस से चले गए थे. जो भी किसी कंट्री से जाता है उसे हम एमिग्रेंट्स कहते हैं. और
फिर क्या होता है, क्लर्जी भी जो है वो भी उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, इन नंबर्स 1/3 हो जाती है। तो वो जो भी जितने भी क्लर्जी बचे होते हैं उसे कहते हैं कि आप यहाँ पे रहिए एज अ सिविल सर्वेंट, आप यहाँ पे काम करिए ना। अब टाइम आता है जहाँ से पॉलिटिकल मोनार्की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो जाती है। कैसे? नेशनल असेंबली इशू कर देती है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। तो ये क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है इन द वर्ल्ड। इन वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वो है मैग्ना कार्टा, यूएस का बिल ऑफ राइट्स, और ये है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये बेस्ड होता है सिविल राइट्स एंड द ह्यूमन राइट्स। इसमें कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और ये जो है मैन को कहता है कि that men are born free and remain free and they have equal rights। वुमेन और स्लेव के लिए अभी भी कुछ ऐसा कोई काम वाम नहीं हुआ है अब तक। क्यों? क्योंकि वो पैसिव सिटीजन्स हैं। यहाँ पे दो कैटेगरी थी सिटीजन की, पैसिव सिटीजन और दी एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो थे जहाँ पे जिन लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टी थी और उन्हें वोटिंग का अधिकार था। पैसिव सिटीजन वो होते हैं जिन्हें कोई सा भी अधिकार नहीं होता है, जो कि वुमेन और स्लेव्स थे। अब क्या करते हैं, वुमेन्स भी आगे, मतलब उन्हें भी बहुत बुरा लगता है और वो रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करती हैं। ये अक्टूबर का टाइम होता है, वुमेन्स जो है वर्सेलिस में मार्च करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि इस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी और खाने की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, बहुत ही कमी थी। और इसी टाइम पे जो है एक अफवाह फैलती है कि वर्सेलिस के पैलेस में जो है वहाँ पे लोग, जो रॉयल फैमिली है वो पार्टी कर रही है। और यहाँ पे हम जितने भी पेरिस के लोग हैं वो यहाँ पे हम ब्रेड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेड की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो ब्रेड बहुत ही कम क्वांटिटी में थी। अब वो क्या करते हैं, कम से कम 7,000 ऐसी वुमेन होंगी जो इकट्ठा होती हैं और मार्च करती हैं पैलेस तक। फिर वो जाती हैं वहाँ पे रॉयल फैमिली से कहती हैं कि आप हमारे साथ पेरिस चलिए। अब इसी टाइम पे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इमर्ज्ड होने लगती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा ही जा रहा है, तो इसी के साथ साथ जो है ना काफ़ी सारे क्लब्स फॉर्म्ड होते हैं, जैसे कि जैकोबिन है, गैरोडिन्स हैं और कुछ वुमेन्स के भी क्लब्स हैं। अब जैकोबिन क्लब क्या है? जैकोबिन क्लब है रेडिकल रेवोल्यूशनरीज। ये जो है राइट विंग है। राइट विंग उसे कहते हैं जो चाहते हैं कि सिस्टम में चेंज आए, और लेफ्ट विंग वो होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही चले, और जो है वो कहते हैं वो किंग को सपोर्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ पे चेंज आए, रेडिकल रेवोल्यूशनरीज। नेक्स्ट क्लब है हमारा गिरोंडिन्स। ये इनका थॉट होता है लिबरल। नाउ द जैकोबिन क्लब, it composed of people from mainly poor classes, artisan, daily workers. They believed that the power had been consolidated by the upper prosperous middle class and the wealthy traders. And the leader of the Jacobin club is Maximilian Robespierre. And the follower of this Jacobin club, also known as the Sans-Culottes. अब 1791 में ही लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है। हम इनका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी बन जाता है और किंग को रिस्टोर कर दिया जाता है एज ई हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन ये सिस्टम जो है एक ही साल में फेलियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप थी, इनकी अलग अलग डिमांड थी। जैकोबिन्स की अलग थी, गिरोंडिस की अलग थी। और ऑल्सो किंग जो है वो जो है सीक्रेटली जो है कोशिश कर रहे थे दूसरे कंट्री की किंग से कि वो आके उनकी मदद करें। Although neighboring monarchs were getting scared of all anarchy and revolutionary fever spreading in France, Austria and Prussia declared support for the France monarchy। अब ऑस्ट्रिया और प्रशिया जो है फ्रेंच मोनार्की के सपोर्ट में आ गए और ये हुआ था डिक्लेरेशन ऑफ प्लिंट्स के तहत। अब क्या होता है, फ्रांस जो है अटैक करता है ऑस्ट्रिया और प्रशिया पे 1792 अप्रैल। नाउ in the late 1792, in the month of August, king and the family was attacked by the radicals in Paris. Monarchy also suspended. King had tried to help Prussia and Austria, but it wasn't happened. Legislative Assembly suspended itself.
नाउ द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मेड, इलेक्शंस अनाउंस्ड। अब क्या होता है इस टाइम पे, किंग और उनकी फैमिली जो है वो अटैक होती हैं बाय द रेडिकल्स। मोनार्की भी सस्पेंडेड हो जाती है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी सस्पेंडेड हो जाती है खुद ब खुद। अब क्या होता है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है रिपब्लिकन वे में और इलेक्शन भी अनाउंस कर दिए जाते हैं। और किंग का क्या होता है, किंग पुट टू ट्रायल एंड सेंटेंस टू डेथ इन 1793। ब्रिटिश, डच, स्पेन ये सब जो है ऑस्ट्रिया और प्रशिया को ज्वाइन कर लेते हैं एज अ कॉलिशन अगेंस्ट द फ्रांस आफ्टर द लुइस एग्जीक्यूशन, क्योंकि लुइस की डेथ हो जाती है। कैसे होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ गिलेटिन। और फिर इसी डर की वजह से ब्रिटिश, डच, स्पेन जो है वो ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर लगता है क्योंकि कि जिस तरीके से फ्रांस में ये रेवोल्यूशनरी फीवर चढ़ रहा है वैसे इनकी तरफ भी आ सकता है, इसलिए ये कोलिशन बना लेते हैं जिसे कहते हैं द वॉर ऑफ द फर्स्ट कोलिशन। और इसी टाइम पे जो है फ्रांस का नेशनल एंथम वो भी इमर्ज होता है, ला मार्सिलेज। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस फ्रेंच, एंड इट वॉज made by the Claude de Lisle. It is a revolutionary song. अब इस टाइम पे आते आते क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो रिपब्लिक में कन्वर्ट होती जाती है। नेशनल कन्वेंशन 1792 से 93 तक, ये जो है थर्ड गवर्नमेंट ऑफ रेवोल्यूशन है। इट वॉज इलेक्टेड बाय द एक्सटेंडिंग सफरेज, यानी कि जितने भी मेल हैं 21+ उनकी वजह से ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। मोनार्की ऑल्सो एबॉलिश्ड। अब क्या कैसी मोनार्की एबॉलिश हो चुकी है, वहाँ पे क्या आ चुका है, ट्रू रिपब्लिक। ऑल्सो इसी में एक स्मॉल ग्रुप क्रिएट करा जाता है जिसे कहते हैं कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, और ये इस कमिटी में ज़्यादातर जो है जैकोबिन्स ही होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द रेन ऑफ टेरर 1793 से 94 तक। Let's discuss about the reign of the terror 1793 से 94 तक। इस टाइम पे लीडर कौन है, जो जैकोबिन क्लब के लीडर थे, दैट इज मैक्समिलियन रॉब्सपेयर। इस टाइम पे क्या होता है, जो लुइस 16 की वाइफ थी मैरी एंटोनीट, उन्हें भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि जितने भी लोग, ऐसा होता है ना कि शक के दायरे में आते हैं कि ये जो है रेवोल्यूशन के खिलाफ है या कुछ और ये लिख रहे हैं रेवोल्यूशन के अगेंस्ट जो है, तो उन्हें भी जो है मार दिया जाता है इस गिलेटिन के प्रोसेस से ही। और इसी टाइम पे जो है चर्चेस को डिस्ट्रॉय करा जा रहा है और बंद करा जा रहा है। स्लेवरी भी एबॉलिश्ड हो गई है। अब इस टाइम पे याद रखिए, इस रेन ऑफ टेरर के टाइम पे स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया, लेकिन नेपोलियन जब आएगा तो इसे वो दोबारा से शुरू कर देगा। ऑल्सो इस रेन ऑफ टेरर में ये लोग जो है इशू करते हैं न्यू कैलेंडर। इन दिस पीरियड देयर वाज ऑल्सो द फूड शॉर्टेज, बिकॉज ये लोग जो है अभी भी वॉर में ही हैं ऑस्ट्रिया और प्रशिया के। तो अब क्या कहते हैं, फूड है नहीं, और वो जो है फूड आ रहा है जितना भी है वो रूरल एरिया में है, वो भी थोड़ा बहुत है, थोड़ी क्वांटिटी में। वो कहते हैं कि आप रूरल से अर्बन में आए, क्योंकि जैकोबिन्स जो है वो अर्बन एरियाज़ में ही रहते हैं। और फिर क्या करा जाता है, प्राइस को रेगुलेट करा जाता है। अब क्या देखते हैं हम कि ये सब हरकतें देख के मैक्समिलियन रॉब्सपेयर की पीपल जो है इससे परेशान आ जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं वो लोग, जैकोबिन्स को बैन कर देते हैं और रॉब्सपेयर जो है अपने आप को खुद ही एग्जीक्यूट कर देता है। अब क्या होता है यहाँ पे, जैकोबिन्स के बाद आएंगे गिरोंडेंस। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट नाउ। लेट्स कम टू द डायरेक्टरी रूल 1795 से 1799 तक। अब यहाँ पे भी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया है। कितने कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं इस वीडियो में आपको मुझे बताना है। एफ्लुएंट मिडिल क्लास टू कंट्रोल, नो प्रॉपर्टी, नो राइट टू वोट। ऑल्सो इस टाइम पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर वो होता है जहाँ पे टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होती है।
यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई विथ 5 डायरेक्टर्स। 5 डायरेक्टर्स इसलिए बनाई ताकि जो है हम डिक्टेटरशिप को अवॉइड कर सकें। जैसे कि मैक्सिमिलियन रॉब्सपेयर था, उसने डिक्टेटरशिप करी, इतने सारे लोगों को मारा, इसी वजह से इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जिसमें 5 डायरेक्टर्स थे। लेकिन ये फिर भी कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि इन दी एंड नेपोलियन बोनापार्ट वो अपने आप को डिक्लेयर कर देगा एज एम्परर ऑफ फ्रांस। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि नेपोलियन ने काफ़ी सारी वॉर लड़ी जिसमें फ्रांस की विक्ट्री होती है। कौन कौन सी वॉर में? विद इटली एंड दी ऑस्ट्रिया एंड, और फिर इससे ही ये जो है द वॉर ऑफ द फर्स्ट कोलिशन कौन था उसमें? ब्रिटिश, स्पेन एक्सेट्रा, ये सब लोग थे। ये एक साथ आए थे अगेंस्ट दी फ्रांस। तो ये क्या कर दें, ये सब लोग हार जाते हैं। और इस टाइम पे इनका फ्रांस का जनरल कौन होता है? वो होता है नेपोलियन बोनापार्ट। नाउ दी कंसुलेट। अब क्या करता है 30 ईयर ओल्ड मिलिट्री जनरल नेपोलियन जो है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो जो है तख्ता पलट कर देता है। यानी क्या करता है, वो अपना रूल ले आता है। और जो है उसमें 3 काउंसिल होते हैं। काउंसिल मतलब पीपल। तो यहाँ पे 3 काउंसिल होते हैं। फर्स्ट काउंसिल जो है उसमें नेपोलियन अपने आप को कंसिडर करता है और 2 में किसी और को कर देता है। अब क्या होता है 1804 में वो अपने आप को डिक्लेयर कर देता है एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस, एज आई सेड नाउ। अब आप बताइए मुझे कि इस रेवोल्यूशन से कितना चेंज आया। चर्च रिस्टोर्ड हो गया, उसकी पावर मिल गई क्योंकि पहले उसको चर्च को बंद कर दिया गया था, उसे डिस्ट्रॉयड भी किया गया था। नोबिलिटी थी जो यहाँ से चले गए थे वो वापस आ गए हैं। और फिर क्या होता है, बर्बन डायनेस्टी जो है वो दोबारा रिस्टोर हो जाती है क्योंकि जब नेपोलियन की डेथ हो जाती है इन 1817 तो लुइस 17 जो है वो यहाँ पर आ जाता है एज अ किंग। लेकिन वुमेन की कंडीशन में कोई चेंज नहीं है, फार्मर्स और वर्क कंडीशन में नथिंग चेंजेस। अब क्या होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप पर आ गई है। पहले तो एब्सोल्यूट मोनार्की थी इन द टाइम ऑफ लुइस 16, अब आ गई थी मिलिट्री डिक्टेटरशिप अंडर दी नेपोलियन बोनापार्ट। अब बताइए इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फर्स्ट इज फ्यूडलिज्म गॉन फॉर एवर। फ्यूडलिज्म जिसे हिंदी में बोलते हैं सामंतवाद, ये ख़त्म हो जाता है। पावर जो थी वो नोबिलिटी से ट्रांसफ़र होकर पीपल के पास चली जाती है। चर्च की पावर भी कम हो जाती है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाती है जिससे कि किंग के पास जो है लिमिटेड पावर ही रहती है। इससे हमने देखा कि काफ़ी सारे ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट आए। इससे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट जो है वो राइज हुए और ये जो इसके तहत हमारे इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें पता लगा था कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ऐसे राइट्स भी इमर्ज हुए जिसके तहत आगे जाके पता लगेगा काफ़ी सारे जितनी भी कंट्रीज़ थी जो कॉलोनाइज थी उन्होंने इसी आइडियाज़ को लेके अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाई। यूरोप में नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ किसके तहत? बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और वुमेन एजुकेशन में भी काफ़ी सारा चेंज आया इन मैरिज and also they have the freedom to start business and the trade. So here we come to end this video. I hope you like it. So please do share and subscribe my channel and also press the bell icon so that you can't miss the update.